बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3। प्रीवियस जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था एटॉमिक साइज़, उसके ट्रेंड्स। अब हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको एटॉमिक साइज़ प्लस उसका ट्रेंड, पीरियाडिक ट्रेंड जो है, अगर वो आपको सही तरीके से समझ आ गया तो आने वाले तमाम टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आयनाइजेशन एनर्जी, और हमारा चैप्टर चल रहा है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो हम डिस्कस करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी पर जाने से पहले मैं आपको ट्रेंड बताता चलूँ कि क्या ट्रेंड था, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इस टॉपिक को भी समझने के लिए। ट्रेंड ये था कि एटॉमिक साइज़ जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर डाउन द ग्रुप आएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या होती है, नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और लेफ़्ट टू राइट के केस में अगर आप बात करोगे तो एटॉमिक साइज़ जो है वो कम होता है, और उसकी रीज़न ये होती है कि नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा नहीं होते, बल्कि सेम शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होती हैं। तो जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़, जब इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर ऐड हो रहे होते हैं तो सेम उसी वक्त जो है वो प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ऐड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है एटॉमिक साइज़ जो है वो लेफ़्ट टू राइट, ये आपका लेफ़्ट आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल का, और ये राइट आ जाते तो डिक्रीज़ हो जाते, कम हो जाते। अब आपने ये याद रखना है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ ज़्यादा, रीज़न शेल ज़्यादा हो जाते, लेफ़्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक साइज़ कम होता है, रीज़न जो है वो नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा नहीं होते, सेम रहते हैं, और सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर ज़्यादा हो रहे होते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसके ऊपर चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग the process of removing electrons from isolated atoms to form a positive ion। देखिए, इसके लिए आपके पास न्यूट्रल एटम का होना ज़रूरी है। मैं मिसाल लूँगा सोडियम के एटम की, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। फिर यहाँ पे जो जिस तरह एल्युमिनियम की एग्जांपल ली हुई है, फिर इसके ऊपर भी आता हूँ। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी है किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना। अब आप इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव करवाएंगे तो आपको एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, आयंस बनेंगे। आयनाइजेशन, आयंसजेशन, आयंस बनाने का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। हमने लास्ट में पढ़ा ना कि पॉजिटिव आयन बनाना, तो पॉजिटिव आयन कैसे बनेंगे, सबसे पहले एटम को गैसेस फॉर्म के अंदर, यानी कि आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर लेके जाने, और फिर वहाँ से उसके अंदर जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है उस न्यूट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आगे चल के देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये आपके पास मिसाल के तौर पे कोई भी एक एटम है, सोडियम के एटम में ले रहा हूँ, ये उसका न्यूक्लियस आ गया, उसका पहला शेल आ गया, और पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर उसके बाद दूसरा शेल आ गया, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उसके बाद तीसरा शेल आ गया, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूट्रल एटम है किस चीज़ का, सोडियम का न्यूट्रल एटम है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पे अगर गिन तो एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसके अंदर से जब आप 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आप रिमूव करवाओगे तो ये ख़ुद ब खुद रिमूव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो आप किस भी फॉर्म के अंदर, रेडिएशंस की फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म के अंदर आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये एटम जो है ये गैसेस फॉर्म के अंदर जाएगा, गैसेस फॉर्म के अंदर जाएगा, और गैस फॉर्म के अंदर जाने के बाद यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। तो अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करूँ तो न्यूट्रल एटम ये था जिसके अंदर 11 प्रोटॉन थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपने एनर्जी प्रोवाइड की, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, अब उसके पास रह गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो इधर न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे इस केस में देखें, जिस केस में आपने एनर्जी प्रोवाइड की थी, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके निकल गया था, तो पीछे बचने वाले इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए, प्रोटॉन्स आपके पास 11 हैं। तो आपके पास कौन से चार्जेस ज़्यादा हुए, पॉजिटिव के नेगेटिव? ज़ाहिर सी बात है आपके पास चार्जेस जो हैं वो कौन से ज़्यादा हुए, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। तो इस सोडियम के एटम के ऊपर जो पहले न्यूट्रल था, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना किसी भी एटम के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे उतने वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। अब कितने कितने टाइप्स की एनर्जी हो सकती है, इसके ऊपर चल के बात करते हैं। देखें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है आपके पास, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, जस्ट हम फर्स्ट लगा लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की जगह। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लूजली बॉन्डेड हम क्यों कह रहे हैं, जब हम गैसियस फॉर्म के अंदर किसी भी एटम को लेके चले जाएंगे ना आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर, तो उसका जो लास्ट वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑलरेडी उस लास्ट वाले शेल के अंदर जो है न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा होल्ड नहीं होता। जब होल्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है। अब यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल आपको दी हुई है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम के केस में अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाना है, उसके लास्ट वाले शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, पहले 2 फिर 8 और लास्ट वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने उससे यहाँ से इन तीनों में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 580 किलो जूल पर मोल। अब इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो यहाँ एल्युमिनियम के एटम में से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है इसको हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैटायन बना। ठीक है, कैटायन क्या होते हैं, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम द रिजल्टिंग स्पीशीज नोन एज कैटायन। अच्छा, ये कितनी टाइप की आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकती है, बुक्स के अंदर 2 टाइप्स की एनर्जी लिखी होती है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 3 टाइप्स की होती है, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ये होता है कि अब सेम एटम के अंदर से, जिस एटम के अंदर से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, अब ये कैटायन बनाए, इस कैटायन में से फर्दर आपने एक और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। याद रहे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, पहले वाले शेल के अंदर एल्युमिनियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले शेल के अंदर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे वाले शेल के अंदर उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो मोनो पॉजिटिव बना। अब इसी एटम में से सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको फिर एनर्जी क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी एनर्जी है, पहले गैस में कितनी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की एनर्जी और सेकंड वाले गैस में कितनी एनर्जी चाहिए। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न आप देखो जी, मैं आपको बताता हूँ। इसकी रीज़न ये देखें, इसकी रीज़न ये हो जाएगी कि आपने किसी भी न्यूट्रल एटम जो कि आपके पास एल्युमिनियम था, मैं ये वाला, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एक इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज यहाँ पे था एक इलेक्ट्रॉन, इसको आपने निकाला, आपको 580 किलो जूल पर एनर्जी चाहिए हुई थी। लेकिन जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालना चाह रहे हो तो आपको 1850 किलो जूल एनर्जी चाहिए। अब ऐसा क्यों है, याद रखना है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो फिर पीछे क्या होते हैं, इसके अंदर टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले न्यूट्रल एटम के अंदर 13 ही प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 12 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, और इलेक्ट्रॉन्स कितने, 13 ही हैं। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज की फोर्स थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो आपको जब सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा तो आपको एनर्जी इतनी देना पड़ेगी कि एक यहाँ से जो प्रोटॉन्स का चार्ज ज़्यादा है पहले उस चार्ज को कम करें, फिर उसके बाद किसको रिमूव करेंगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। आप इस तीसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी रिमूव करवा सकते हैं एनर्जी देके। अब सेकंड वाली एनर्जी ज़्यादा क्यों हुई है, उसकी रीज़न ये होगी कि जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो एटम जो है उसका साइज़ कम हो जाता है। ठीक है, एटम का साइज़ कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होता है। अब होल्ड ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। अब होगा क्या, जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया
पहले इलेक्ट्रॉन गया तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, एल्युमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, मोनो पॉजिटिव। इस मोनो पॉजिटिव में से जब आप सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाओगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो गए। जब इसी में से आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +3, यानी कि 3 प्लस। तो इसके केस में आप क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ energy required to remove second electrons from the same atom is known as second ionization energy। और इसके केस में आप क्या बोलोगे, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये बात क्लियर होगी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए वो पहली एनर्जी, उसी एटम में से सेकंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है, वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस तरह थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है। अच्छा, मेजरमेंट किस में की जाती है, मेजरमेंट इसकी की जाती है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल के अंदर। यानी कि अगर आपने किसी भी एटम को रिमूव करवाना है तो किलो जूल पर मोल के हिसाब से आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करवाया तो 580 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए थी। सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो 1850 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी। तब जाके एक इलेक्ट्रॉन, तब जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या हुआ था, रिमूव हुआ था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। अब चूँकि आपको पता है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ क्या था, ज़्यादा हो रहा था, ये कम हो रही है। अब देखिए पहले इस यहाँ पे आप समझ लें, फिर मैं आगे इस पे आता हूँ ताकि आपको देखें। जब टॉप टू बॉटम हम आ रहे थे तो क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। जब एटॉमिक साइज़ ज़्यादा था हमने कहा था नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा हो रहे, तो न्यूक्लियस का जो होल्ड था वो लास्ट वाले शेल पे जब टॉप टू बॉटम आते हैं वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस केस में हम चाहेंगे तो एटॉमिक साइज़ कम होता है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का होल्ड अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पे होल्ड न्यूक्लियस का कम हो रहा है, ये न्यूक्लियस का होल्ड टॉप टू बॉटम आने से, टॉप टू बॉटम आने से होल्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जहाँ पे होल्ड कम होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होगा, जहाँ पे होल्ड बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम जो है वो एटॉमिक साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है। तब एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है टॉप टू बॉटम आने से। जब न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है तो इसका मतलब है ये कि यहाँ पे मौजूद ये वाले एटम्स, इनके एटॉमिक साइज़ बहुत ज़्यादा है तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टॉप वाले मेंबर की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, जब टॉप से नीचे की तरफ आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड नहीं है। जब होल्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होता है, आसान होता है। इस केस में आ जाओ तो हमने कहा था कि अगर आप मूव करोगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं हो रहे, बल्कि सेम शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो जगह होगी, यहाँ पे मौजूद एटम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ वाले एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सबसे ज़्यादा क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और मुश्किल होने की वजह सिंपल आप बताओगे कि आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड कम है। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, ज़्यादा है। जब अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड ज़्यादा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना मुश्किल होता है, तो आपको एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू टॉप टू बॉटम। ये आपके पास एक बताया हुआ है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, कोई भी एटम हो सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, पीछे बचने वाली चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे वही बात देखी है कि अगर आप मूव करेंगे, ये प्राइड टेबल के अंदर बात करें कि अगर आप मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट तो पीरियड के अंदर वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो कम हो जाती है। रीज़न आप ये दोगे क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो है वो कम और ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पे एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है, जैसे लेफ़्ट टू राइट पे एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो इसका मतलब वहाँ पे होल्ड ज़्यादा है न्यूक्लियस का,
न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है, जहाँ पे होल्ड ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा। इसी तरह टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है, और एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होता है। इसी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जो है कम होल्ड वाली जगह है। आपने किसी चीज़ को लूजली पकड़ा हुआ है तो कोई भी आपसे वो खींच के लेके जा सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को, मिसाल के तौर पे आपके पास पेन है, आपने उसको सही मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है, तो जो बंदा आपसे उस पेन को खींचना चाहेगा या लेना चाहेगा तो वो आप पर ज़्यादा एनर्जी लगाएगा ताकि वो पेन को आपसे ले कर चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसी पेन को बहुत लूजली पकड़ा हुआ है तो कोई भी आएगा बड़ा आसानी आपसे वो पेन खींच के लेके जा सकता है। तो यहाँ पे भी यही है, न्यूक्लियस का होल्ड अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा। न्यूक्लियस का होल्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपका प्राइवेट एंड याद रखना है बात की। तो ये आज के हमने वीडियो लेक्चर के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बात की, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स के ऊपर बात की, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बात की। आपको जो होमवर्क ये है कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मेजरमेंट्स आपने लिख लेनी है, पीरियडिक ट्रेंड आपने लिख लेना है कि पीरियड के अंदर क्या होता है और ग्रुप्स के अंदर क्या होता है। पूरी वीडियो देखें। अगर कहीं से आपको मसला हो तो व्हाट्सएप के अंदर आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।